बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की पैदाइश से लेकर सदर बनने तक की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। 26 फरवरी 1954 में एक इंतहाई गरीब से घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे के वालिद कोस्ट गार्ड में काम करते थे। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वालिदैन ने इस बच्चे को गांव से दूर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। चूँकि वालिदैन शहर से दूर रहते थे, इसलिए इस बच्चे को हर हफ्ते $1 भेज देते थे, जिससे वो अपना गुजारा करता था। जब बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो पोस्ट कार्ड और पानी की बोतलें लेके जहाँ ट्रैफिक बंद होती वहाँ ट्रैफिक के पास जाकर खड़ा हो जाता और उन पानी की बोतलों को वहाँ बेचता। जब गाड़ियाँ रुकती तो उन गाड़ियों को पानी की बोतलें और पोस्ट कार्ड बेचता। इसके बाद वो बच्चा घूमता रहता तो किसी ने उसे डांट दिया और किसी ने उसे पैसे दे दिए। इस बच्चे का नाम तैयब एर्दोगान है। जब तैयब एर्दोगान बड़े होते हैं तो उन्हें एक मजहबी स्कूल जिसका नाम इमाम हैतिब लाइसीसी, जो हुकूमत के कंट्रोल में था, इसमें दाखिला मिलता है। वहाँ इन्होंने खिताबात सीखी और बहुत अच्छी तकरीर करते थे और उसके बाद कोशिश थी तैयब एर्दोगान की कि अंकारा यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए और ये वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती थी। जब तैयब एर्दोगान यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि क्योंकि ये मजहबी स्कूल से तालीम हासिल करके आए हैं, इसलिए इन्हें यहाँ दाखिला नहीं मिल सकता। जब इन्हें यहाँ दाखिला नहीं मिला तो इन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इसके साथ साथ तैयब एर्दोगान ने स्टूडेंट्स लाइफ में एक्टिविटी शुरू कर दी और एंटी कम्युनिस्ट पार्टी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1976 से लेकर 1980 तक जो स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स थी उनमें बहुत एक्टिव रहे और 1980 में ये हुआ कि वहाँ तीसरी फौजी बगावत हो गई। तुर्की में अक्सर फ़ौजी बगावत होती रहती थी। ये तीसरी फ़ौजी बगावत थी। पहला मार्शल लॉ 1960 में और दूसरा 1971 में और तीसरा 1980 में। इससे इनकी 2-3 साल तक स्टूडेंट्स लाइफ ऊपर नीचे हो गई। इसके बाद इन्होंने इस्लामी वेलफेयर पार्टी ज्वाइन कर ली। अब अरवन के साथ इसमें ये एक्टिव रहे। पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए, लेकिन इसके बाद ये हुआ कि इन पर पाबंदी लग गई। ये पार्लियामेंट जा नहीं सकते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्लामी ख्यालात रखते थे। ये गोल मगोल बातें नहीं करते थे, बल्कि ये बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करते थे। हैरत अंगेज़ तौर पर 1994 में ये इस्तांबुल के मेयर बन जाते हैं। दोस्तों, कुदरत का करिश्मा देखें। जो बच्चा इस्तांबुल की सड़कों पर पानी की बोतलें बेचता था, वही बच्चा उस शहर का मेयर बन जाता है। मेयर बनने के बाद तैयब एर्दोगान ने क्या किया? सियासत और नज़रियात को एक तरफ रख के, क्योंकि उस वक्त इस्तांबुल की सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता था, इसने अपने मेयरशिप में 50 के करीब हाईवे रोड पुल बना दिए। ये बहुत बड़ा मसला था वहाँ का, जो तैयब एर्दोगान ने हल कर दिया। तैयब एर्दोगान ने सियासत को एक तरफ रख कर आवाम की खिदमत में लग गए। करप्शन का बहुत बड़ा मसला था, इसको ख़त्म किया। इसके बाद सरकारी जो बसें थी, इनका बहुत बड़ा मसला था। सरकारी बसों को बहुत ज़बरदस्त बसें बना दी। तैयब एर्दोगान इस्तांबुल के कामयाब तरीन मेयर बन गए। इन्होंने इस्तांबुल का नक्शा ही तब्दील कर दिया और तैयब एर्दोगान के नज़रियात जो थे, जो एक सेकुलर तुर्की के अंदर जो काबिल कबूल नहीं थे, और इसका नतीजा ये निकला, ये शख्स जिस पार्टी में जाता वो पार्टी बैन हो जाती। मसलन नेशनल आर्डर पार्टी में गए, वो पार्टी बैन हो गई, और इसके बाद नेशनल सर्वेशन पार्टी में गए, वो पार्टी भी बैन हो गई, और इसके बाद वेलफेयर पार्टी में गए, वो पार्टी भी बैन हो गई। लेकिन तैयब एर्दोगान आगे निकलते गए।
لیکن اس کے بعد یہ ہوا یہ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو گئے اور انہوں نے وہاں سپیچ کر دی، پھر عدالت نے انہیں بلا لیا۔ دوستو آپ کو یہاں ایک اور بات بتا دوں، نہ تو عدالتیں طیب اردگان کو مانتی تھی اور نہ ہی وہاں کی فوج اسٹیبلشمنٹ مانتی تھی، اور اس کے بعد ان پر پابندی لگ گئی اور یہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے تھے۔ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے انہوں نے جسٹس ویلفیئر پارٹی بنا لی عبداللہ کے ساتھ مل کر۔ انہوں نے کہا کہ آئیڈیا وہی رکھنا ہے جو اسلامی تھا، جن کی وجہ سے پابندی لگی، ابھی سسٹم میں گھس جاؤ، نام اسلامی نہیں رکھنا۔ اس طرح ان کی پارٹی بن گئی۔ 2002 میں انہوں نے الیکشن لڑا اور یہ وزیر اعظم بن گئے۔ 2007 میں پھر وزیر اعظم بن گئے اور پھر اس کے بعد 2011 میں پھر وزیر اعظم بن گئے۔ ترکی کے ہسٹری میں پہلی مرتبہ کوئی 3 بار وزیر اعظم بنا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں نے وزیر اعظم نہیں بننا، اب میں نے صدر بننا ہے، اور اسی دوران وہاں فوجی بغاوت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہوا طیب اردگان ہر دفعہ جب یہ الیکشن لڑتے تو ان کے ووٹ پہلے سے زیادہ ہوتے گئے۔ اس کے بعد یہ صدر بن گئے۔ صدر بننے کے بعد انہوں نے ترکی کے اندر ریفرینڈم کروایا۔ اس دوران پوری دنیا اس کی مخالفت کر رہی تھی کہ یہ غلط ہے۔ طیب اردگان نے کہا میں نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ یہ ملک مجھے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ ریفرینڈم کے نتیجے میں پارلیمنٹ نظام صدارتی نظام ہو گیا، وزیر اعظم کا عہدہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ترکی کا کوئی وزیر اعظم بھی نہیں ہے۔ اب کسی بھی ملک نے اگر بات کرنی ہو ترکی میں تو وہ صرف صدر طیب اردگان سے ہی کر سکتا ہے اور کسی سے نہیں کر سکتا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری کاوش، میری کوشش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ طیب اردگان کے بارے میں نے کافی دنوں میں ہسٹری ان کی مکمل کی ہے اور بہت محنت کی ہے آپ کو یہ دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے۔ دوستو آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دینا ہے، لائک بھی کر دینا ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دینا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe my channel. Thanks for watching my video. Please subscribe my channel. Thanks for watching my video.